क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक से वंशागति एवं विविधता चैप्टर से ये वीडियो है तीसरा, यानी कि पार्ट 3। इस चैप्टर का तीसरा पार्ट लिंग निर्धारण। आपको आज लिंग निर्धारण बताएंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इस वीडियो में लगे रहिए। इसमें आप लिंग निर्धारण को सीखेंगे, क्रोमोसोम विकार सीखेंगे, क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम विकार में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये सब सीखेंगे। और आनुवांशिक रोग जैसे कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, ठीक है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये सब आप सीखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को लिंग निर्धारण से। लिंग निर्धारण का मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन, इंग्लिश में इसको सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। यानी कि जो नई संतान उत्पन्न हो रही है उसका लिंग मेल होगा या फीमेल होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुरुष लिंग। जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वह पुत्र होगा या पुत्री होगी। और भी पौधों में जंतुओं में मेल संतान होगी या फीमेल संतान होगी। इसको कैसे निर्धारित किया जाता है इसको आप सीखेंगे, परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो थोड़ा सा इसका रीडिंग करके इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि आनुवांशिक विज्ञानियों के लिए हमेशा एक पहेली बनी रही। आनुवांशिक क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत बहुत पूर्व कीटों पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त हुए। वास्तव में कीटों पर अनेक कोशिकीय प्रेक्षणों ने लिंग निर्धारण के आनुवांशिक क्रोमोसोमी आधार की संकल्पना की ओर इंगित किया। हैकिंग एक वैज्ञानिक है ने कुछ कीटों के शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचना का पता लगाया। उन्होंने यह भी देखा कि 50% शुक्राणुओं में शुक्र जनन के बाद यह संरचना देखी जाती है, जबकि शेष 50% में यह नहीं होती है। हैकिंग ने इस संरचना को एक्स काय नाम दिया, लेकिन इसके महत्व को वे समझा नहीं पाए। अन्य वैज्ञानिकों ने अगले शोध कार्यों से यह निष्कर्ष निकाला कि हैकिंग का एक्स काय वास्तव में क्रोमोसोम ही था, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम कहा गया। यह भी देखा गया कि बहुत ही से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि X0 प्रकार की होती है, अर्थात सभी अंडों में अन्य क्रोमोसोम, ऑटोसोम जिसे कहते हैं, के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। दूसरी ओर कुछ शुक्राणुओं में यह X क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं। X क्रोमोसोम सहित शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे मादा बनते हैं, और जो X क्रोमोसोम सहित रहित बिना X क्रोमोसोम के शुक्राणु से निषेचित होते हैं तो वे नर बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी नींव पड़ी और वैज्ञानिकों ने कई शोध कार्य किए, जिसके आधार पर लिंग निर्धारण की आगे की प्रक्रिया और आसान होती चली गई। इस एक्स क्रोमोसोम के निर्धारण की भूमिका होने से इसे लिंग क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। शेष क्रोमोसोम को अलिंग क्रोमोसोम, ऑटोसोम नाम दिया गया। जो जैसे मानव के गुणसूत्र में समझिए तो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े, 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और 23वां जो पेयर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। टिड्डा X0 प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है। इसमें नर में अलिंग क्रोमोसोम के अतिरिक्त केवल एक क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में X क्रोमोसोम का एक पूरा जोड़ा होता है। इन प्रेषणों की प्रेरणा से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझने के लिए अन्य जातियों में भी अन्वेषण यानी कि खोज प्रेरित किए गए। कई अन्य कीटों तथा मानव समेत स्तनधारियों में XY प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, यानी कि मानव में XY प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। इसके अलावा और अन्य स्तनधारियों में भी होता है, जहां नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम संख्या समान होती है। नर में एक क्रोमोसोम तो X होता है, पर उसका जोड़ीदार अस्पष्टता छोटा होता है और Y क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो X क्रोमोसोम है, एक X क्रोमोसोम होता है, और दूसरा जो होता है ये इस तरह से, यानी कि एक भुजा नहीं होती तो थोड़ा छोटा होता है। अगर एक भुजा को जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस तरह से कर दें, देखिए अगर एक भुजा जैसे नहीं है तो इसको हम इस तरह से कर दें, ये देखो एक भुजा बढ़ गई, ये भी X दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो होता है X क्रोमोसोम बड़ा होता है और Y क्रोमोसोम छोटा होता है।
तो नर में XY होता है और मादा में अलिंग सूत्र के साथ XX, मादा में अलिंग के साथ XX। मैं अभी फिगर के माध्यम से आपको बताता हूं। तो उदाहरण, मानव तथा ड्रोसोफिला में नर में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक जोड़ा X क्रोमोसोम होता है, यानी कि 2 X होते हैं। इस बात को समझ गए ना कि अगर मेल है, यानी कि मेल का देखो चिन्ह पहले समझ लो, मेल को इसे दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और फीमेल को इस तरह से दर्शाते हैं। तो मेल जो होगा, ये मेल, इसके पास X और Y होगा, और फीमेल में X और X होगा। ठीक, ये फीमेल हो गया और ये मेल हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए मानव में। ठीक, मानव ये पुरुष है और ये महिला। ठीक, इसको इस चिन्ह से दिखाया गया है पुरुष, और इसको इस चिन्ह से दिखाया गया है। ये संकेत है मेल का और ये फीमेल का। इसमें देखिए XX ये दिख रहा है, ये XY, और फीमेल में XX, दोनों बराबर हैं, और मेल वाला जो Y है वो छोटा है। ठीक, इसी तरह से अब देखिए ड्रोसोफिला मक्खी में भी XY देख रहे हैं, XY है ये, और मादा में XX। ठीक, मुर्गी में देखिए, मुर्गी में XY इस तरह से नहीं, ZZ होता है। मुर्गी में जो मेल है ये मेल है। ठीक, इसमें ZZ होता है, और फीमेल में जो ये फीमेल है इसमें ZW होता है। ठीक, अलग अलग अक्षरों से संकेत किया जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि 2 प्रकार के लिंग निर्धारण अर्थात XO प्रकार और XY प्रकार के विषय में आपने सुना, पढ़ा। दोनों में ही नर 2 प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, जो एक है या तो X क्रोमोसोम सहित या बिना X क्रोमोसोम के, और दूसरा कुछ युग्मकों में X क्रोमोसोम और कुछ में Y क्रोमोसोम। इस प्रकार के लिंग निर्धारण क्रियाविधि को नर विषम युग्मता हेट्रोगैमेटी कहा जाता है। हेट्रोगैमेटी इसलिए कि दोनों समान नहीं है, विषम है, एक X है और एक Y है। अगर दोनों समान होते XX जैसा कि फीमेल में होता है तो उसे समयुग्मता या होमोगैमेटी कहते हैं। कुछ अन्य जीवों जैसे पक्षियों में दूसरे प्रकार के लिंग निर्धारण क्रियाविधि देखी गई। इस विधि में क्रोमोसोम की कुल संख्या नर और मादा दोनों में समान होती है, किंतु मादा द्वारा लिंग क्रोमोसोम के लिहाज से 2 भिन्न प्रकार के युग्मकों का उत्पादन होता है, अर्थात मादा विषम युग्मता हेट्रोगैमेटी पाई जाती है। किसमें? कुछ पक्षियों में मादा जो होती है वो विषम युग्मता पाई जाती है, हेट्रोगैमेटी, जबकि मानव में, पुरुष में यानी कि नर में विषम युग्मता होती है। यहाँ पर देखा है आपने, ये जो पक्षी है मुर्गी, ये नर है, यहाँ पर समयुग्मता, और मादा में विषम युग्मता। ठीक, और जबकि मानव में और ड्रोसोफिला में मादा समयुग्मता होती है, लेकिन पक्षियों में अलग होता है। अब आपको पढ़ना है मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, विशेष रूप से जैसा कि आपने अभी सुना और इसको समझा कि मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? मानव में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। ठीक, कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, समान होते हैं 22 जोड़े, इसीलिए इसको ऑटोसोम बोला जाता है। और जो 23वां जोड़ी होता है वो अलग होता है। इन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं, अलिंग या ऑटोसोम इंग्लिश में। मादा में X क्रोमोसोम का एक जोड़ा भी होता है, और नर में X के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम Y होता है, जो नर लक्षण का निर्धारक होता है। नर में शुक्र जनन, जब शुक्राणुओं का जनन होता है उस समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% X युक्त होता है, शेष 50% Y युक्त। ठीक है, इनके साथ अलिंग क्रोमोसोम तो होते ही है। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिसमें X क्रोमोसोम होता है। ठीक, अंडाणु में X या Y धारी क्रोमोसोम से निषेचित होने की प्रायिकता बराबर रहती है। यदि अंडाणु का निषेचन X वाले शुक्राणु से हो जाता है तो जाइगोट मादा XX में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु से निषेचित होने पर अंडाणु से जो जाइगोट बनता है वो नर संतति जन्म लेती है।
स्पष्ट है कि शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना ही शिशु के लिंग का निर्धारण करती है। यह भी साफ है कि प्रत्येक गर्भावस्था में शिशु के बालक या बालिका होने की प्रायिकता 50% रहती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज लड़की पैदा होने के लिए माता को दोष देता है। इस गलत धारणा के साथ इनके साथ अनेक दुर्व्यवहार होते हैं। आपने देखा होगा कि अपने अगल बगल समाज में अगर किसी को 4-5 पुत्रियाँ हो गई हैं तो उसके पति या घर वाले उसको उलाहना देते हैं, कहते हैं तुम पुत्रियाँ ही पैदा कर रही हो। कभी कभी तो तलाक भी न बता जाते हैं, छोड़ देते हैं, मार के भगा देते हैं, जबकि उसका दोषी कौन है? उसका दोषी उसका हस्बैंड है। तो पुत्र होना या पुत्री होना ये डिपेंड करता है पुरुष पर, न कि महिला पर। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस से समझाते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक्स ठीक, ये एक महिला है और एक्स और वाई ये पुरुष हैं। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि अगर शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु का शेप क्या होता है? ये शुक्राणु है, मान लीजिए इसके अंदर एक्स गुणसूत्र हैं, एक दूसरा शुक्राणु है, ये इसके अंदर मान लीजिए वाई गुणसूत्र हैं। ठीक, और जो अंडाणु होता है गोल, इसके अंदर एक्स ही होगा और दूसरा और भी अंडाणु जो होंगे उसके अंदर एक्स ही होगा। ठीक है, अब इनमें क्रॉस कराने पर, ठीक है, मान लीजिए कि 50% शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले होंगे और 50% शुक्राणु वाई गुणसूत्र वाले होंगे। अब जो अंडाणु बनेंगे महिला के से अंडाणु जो ओवुलेशन के समय जब अंडाणु मुक्त होते हैं 14वें दिन के बाद से, उस समय जब निषेचन होगा तो क्या होगा? पुत्र होगा या पुत्री? अब इसको ग्राफ के से समझते हैं। एक्स वाई, इसको कर दिया हमने एक्स और एक्स। देखिए अब यहाँ पर समझिए, अब इसको हम क्रॉस करा देते हैं। मान लीजिए ये एक्स वाला शुक्राणु है और इसे क्रॉस करा दिए तो ये क्या बनेगा? एक्स और एक्स। ठीक, ये बन गया। इसे देखिए क्रॉस कराते हैं फिर दूसरे अंडाणु से, मान लीजिए दूसरा अंडाणु है तब भी बनेगा एक्स और एक्स। ठीक है, अब वाई से एक्स और वाई, ये हो गया। अब दूसरे से फिर एक्स और वाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पुत्री फीमेल, एक्स एक्स ये भी पुत्री है। ठीक, और ये क्या है? ये पुत्र है, ये पुत्र है एक्स वाई पुत्र और ये एक्स वाई पुत्र। तो 2 पुत्री 2 पुत्र। ठीक, कहने का मतलब ये जो पुरुष है, पुरुष का जो वाई है, ये जब जा रहा है, क्योंकि महिला के पास तो एक्स एक्स ही गुणसूत्र वाले हैं अंडाणु। अगर पुरुष का संयोग से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अगर महिला के अंडाणु से निषेचित करता है तब तो पुत्र उत्पन्न होगा। और पुरुष का यदि एक्स वाला ये अगर निषेचित करता है महिला के अंडाणु से, तब तो महिला से एक्स ही आएगा और पुरुष से भी एक्स ही आ रहा है, तो एक्स एक्स दोनों मिलकर के पुत्री को जन्म देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि पुत्र का होना या पुत्री को होना ये सीधे सीधे पुरुष पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? ये पुरुष पर डिपेंड कर रहा है, न कि महिला पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए पुत्री होना या पुत्र का होना इसका दोषी पुरुष है, न कि पत्नी यानी कि महिला। अब पक्षियों में लिंग निर्धारण की विधि भिन्न प्रकार की होती है। पक्षियों में थोड़ा सा अलग होता है। पक्षियों में जो होता है मेल वो समयुग्मकी होता है यानी होमोगैमेटी, और जो फीमेल होता है वो हेटेरोगैमेटी। चूजों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है, शुक्राणु या अंडाणु? तो यहाँ पर जवाब होगा कि जो चूजे होंगे वो मेल होंगे कि फीमेल होंगे, वो फीमेल पक्षी जो मादा पक्षी होगी वो जिम्मेदार होगी कि चूजा मेल हो रहा है कि फीमेल होगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट है। मधुमक्खियों में ये पूछा जाता है, मधुमक्खी में या नर में, मानव में पूछा जाता है लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? मधुमक्खी में देखिए, मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ के फिगर से माध्यम से पहले समझ लीजिए कि ये जनन पीढ़ी हो गई यानी कि P1। ठीक, मादा 32, मधुमक्खी में 32 सूत्र होते हैं और नर में 16, मादा में 32 होते हैं। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, तब युग्मक बनेंगे। ये जीवन गैमिट वाला अवस्था, जीवन जब भी बनता है गैमिट तो अर्धसूत्री विभाजन के आधार पर बनता है। अर्धसूत्री में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसका आधा आधा हो जाएगा। 32 मादा में है तो ये 16
हो जाएगा 16-16, ये गैमेट हो गया। नर जो होता है ये क्यों, अब ये कहोगे कि नर में 16 क्यों, मादा में 32 क्यों? मादा डिप्लॉयड होती है या फर्टिलाइज्ड एग द्वारा उत्पन्न होती है मादा, जबकि नर जो होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। नर मधुमक्खी की उत्पत्ति जो होती है वो बिना निषेचन किए ही जो अंडे रहते हैं उससे नर मक्खियाँ पैदा होते हैं, नर मधुमक्खियाँ पैदा होते हैं, जबकि जो जिन अंडों का निषेचन हो जाता है उससे मादा बन जाती हैं। ठीक है, तो नर हैप्लॉइड ही है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता ही नहीं है, केवल समसूत्री विभाजन होगा, तो वो उसका जो गैमीट होगा उसमें 16 ही रहेगा और मादा में 16-16 ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद बना है। अब F1 पीढ़ी, जो ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में क्या होगा कि जो मादा हैं वो पुरुष मधुप, वो 16 नर बनेंगे और इधर से जब निषेचन हो जाएगा ये अंडे बिना निषेचन के रह गए, यानी कि इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये नर मधुमक्खी बन गए। और जिन अंडों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिन अंडों का निषेचन हो जाता है, तो 16 इधर से 16 इधर हो गया 32, ये हो गई मादा मधुमक्खी। ठीक, अब देख लीजिए मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधुप द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। एक शुक्राणु एवं अंडाणु के युग्मन से उत्पन्न संतति एक मादा रानी मक्खी तथा श्रमिक मधि, यानी जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे फीमेल मधुमक्खी बनती हैं, जिसमें से एक रानी मधुमक्खी हो जाती है और बाकी जितनी मधुमक्खियाँ होती हैं फर्टिलाइज्ड एग से वो श्रमिक वर्कर बी, श्रमिक मधुमक्खी में विकसित होते हैं। तथा एक अनिषेचित अंड जो अनिषेचित है, बिना फर्टिलाइजेशन के है, वह अनिषेक जनन प्रक्रिया जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, देखो यहाँ पे वर्ड आया है पार्थेनोजेनेसिस, इंग्लिश में बोलते हैं अनिषेक जनन। इसका मतलब होता है कि बिना निषेचन के फल या बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। ये पौधों में होता है, तो जंतुओं के केस में मधुमक्खी है जहाँ पर कि अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस होता है, यानी बिना निषेचन के ही संतान उत्पन्न हो जाती है। तो अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस द्वारा नर मधुमक्खी जिसे ड्रोन कहते हैं, मक्खियों में कई कैटेगरियां हैं, नर ड्रोन होता है, सैनिक मधुमक्खी, और मादा में रानी मधुमक्खी होती है और श्रमिक मधुमक्खी। जितने नर होते हैं ड्रोन इन्हें सैनिक मधुमक्खी भी कहते हैं, में विकसित होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नर मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या मादा मधुमक्खी की अपेक्षा आधी होती है। मादा मधुमक्खी द्विगुणित डिप्लॉयड होती है, ये हमने पहले बताया, जिसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं, तथा पुरुष मधुमक्खी जो होते हैं, नर मधुमक्खी जो होते हैं वो अगुणित यानी कि हैप्लॉयड होते हैं। तो उसमें जाहिर है कि गुणसूत्रों की संख्या 32 की आधी 16 होंगे, 16 क्रोमोसोम से युक्त होते हैं नर और 32 डिप्लॉयड जो मादा मधुमक्खियाँ होती हैं। इस 16 क्रोमोसोम से जो नर होते हैं उसे अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं, यानी कि जो मधुमक्खियों में ये प्रणाली है, मधुमक्खियों में इस प्रणाली को, लिंग निर्धारण की प्रणाली को अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। तथा इसके विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं, जैसे कि नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं, क्योंकि उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो डिप्लॉयड नहीं है। उनके पिता नहीं होते, ये भी ध्यान लीजिए। जो नर समसूत्री विभाजन होता है, नर में समसूत्री विभाजन होता है, शुक्राणु उत्पादित करते हैं, इनके पिता नहीं होते, अतः उनके पुत्र नर संतति नहीं हो सकते। ठीक है, जो नर बनते हैं इनका कोई पिता होता ही नहीं, और न पिता होता है न उनके पुत्र होते हैं, क्योंकि ये बिना किसी अंडाणु से बनते हैं। माँ तो होती हैं, जो नर मधुमक्खियाँ हैं उनकी माँ तो होती हैं, क्योंकि अंडाणु से वो विकसित होते हैं, लेकिन उनके पिता नहीं होते, हैप्लॉइड ही रहते हैं। और ये जब निषेचित करते हैं अपनी अगली जनरेशन के लिए किसी मधुमक्खी के अंडे को, तो उससे मादा बन जाती हैं, यानी कि पुत्री होती है, लेकिन इनके पुत्र नहीं होते। किसी भी नर, सीधी सी बात है, किसी भी मधुमक्खी में देखिए यहाँ से नर मधुमक्खी के न तो पिता होते हैं और न ही उनके पुत्र होते हैं, लेकिन उनकी माता होती हैं और उनके क्या होते हैं, मादा, उनके पिता नहीं होते न तो पुत्र होते हैं, लेकिन उनकी माता होती हैं और उनकी पुत्री भी होती हैं, परंतु उनके दादा होते हैं और पोते भी होते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये दादा कैसे होते हैं? क्योंकि जिस मधुमक्खी अंडे से ये बनते हैं वो माँ बन गई, क्योंकि ये नर बिना निषेचित अंडे के हैं, और ये जो मधुमक्खी का अंडा आया है, जो मधुमक्खी का अंडा आया है वो कहाँ से आया है? वो किसी
निषेचित अंडे को किए हैं जिससे मादा मधुमक्खी बनी है। तो मादा मधुमक्खी जो बनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको समझिए, जैसे ये मादा मधुमक्खी बनी है, ठीक है। इस मादा मधुमक्खी के पिता ये हो गए, ये पिता है और ये माता है, ठीक है। ये माता हो गए ऊपर वाला, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे ये मादा मधुमक्खी है, ठीक। इसके पिता कौन है? इसके पिता ये है, ये, ठीक। और इसकी माता कौन है? ये है, ठीक। अब ये जो इसके पिता हो गए, माता हो गए, लेकिन ये जब अंडे देंगे, फिर ये अंडे देंगे 16-16 के, ठीक है। जो फर्टिलाइज हो जाएंगे वो पुत्री बन जाएंगी, और जो अनफर्टिलाइज रह जाएंगे वो क्या होंगे? वो नर बनेंगे। तो नर के डायरेक्ट पिता नहीं है, इनको कोई फर्टिलाइज नहीं किया, पिता नहीं है, लेकिन इनके दादा हैं, यानी कि दादा का मतलब नाना, यानी कि उसकी मम्मी के बाप जो हैं वो नाना या दादा जिसको भी कहते हो, ग्रैंड फादर। इंग्लिश में ग्रैंड फादर दादा भी होते हैं और नाना भी होते हैं। दादा मतलब पिता के बाप को दादा कहते हैं, और नाना मतलब मम्मी के बाप को नाना कहते हैं। तो इसके दादा होते हैं, यानी कि नाना होते हैं, लेकिन इसके पिता नहीं होते नर मधुमक्खियों के, ठीक। और नर मधुमक्खी के पुत्र नहीं होते, नर मधुमक्खियों के पुत्र तो होते नहीं, लेकिन पोते होते हैं। जैसे ये मान लीजिए, ये नर मधुमक्खी है, ठीक है, ये नर मधुमक्खी है, यहाँ पे देख लीजिए, नहीं, ये नर बना बिना अनिषेचित अंडे का, ये नर मधुमक्खी बन गया। यह क्या करेगा? किसी अंडा को जब निषेचित करेगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये नहीं, यहाँ देख लीजिए, ये नर मधुमक्खी है, ये निषेचित किया इसको, ठीक है। ये बन गया मादा बन गया। इसकी पुत्री तो है नहीं, मतलब पुत्र नहीं हुए, इसके पुत्र नहीं हुए, लेकिन पुत्री होती हैं। इस पुत्री के पुत्र बनेंगे ये, ठीक है, ये पुत्र बन गया। तो पोते होंगे, पोते मतलब नाती, यानी कि उसके नाती होंगे। इसकी लड़की ये हो गई 32 वाली, और इसकी जो संतान होगी, एक पुत्री एक पुत्र, पुत्री होगी फर्टिलाइज्ड और पुत्र होगा अनफर्टिलाइज्ड। तो ये हो गया, यानी कि इसकी लड़की का जो पुत्र होगा वो नाती कहा जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो नर मधुमक्खी होता है अनफर्टिलाइज्ड होता है, उसके न तो पिता होते हैं और न ही उसके पुत्र होते हैं, लेकिन दादा होते हैं और पोते भी होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगला टॉपिक है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन इसको ह्यूगो डिब्रीज, एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डिब्रीज ने इस म्यूटेशन को दिया, उसने खोज किया। उत्परिवर्तन का मतलब किसी भी गुणसूत्र में अचानक परिवर्तन, किसी भी गुणसूत्र में, उसके जीन्स में, उसकी संरचना में, जेनेटिक स्थान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, टूट करके कोई जीन्स अलग हो जाए, या हेड टेल एक लेंथ, किसी जीन्स का एक लेंथ टूट करके अलग हो जाए, या घूम करके फिर से जुड़ जाए, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन अचानक, वो भी अगर गुणसूत्र में किसी प्रकार का अचानक चेंजेस, परिवर्तन हो रहा है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, और उसका प्रभाव दिखता है। इसको समझ लीजिए। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है, डीएनए में अंतर ला देती है। थोड़ा सा चेंजेस होगा, अंतर आ जाएगा। अब आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे प्रत्येक क्रोमेटिड, ये तो अगले अध्याय की बात आएगी तो उसको आगे पढ़ा जाएगा। डीएनए खंड की कमी हट जाना, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं इसको देख लीजिए कि प्रत्येक क्रोमेटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अति कुंडलित रूप में डीएनए का कुंडल विद्यमान रहता है। डीएनए खंड की कमी यानी हट जाना, डिलीट हो जाना, या बढ़त या जुड़ जाना, ऐड होना, द्विगुणन होना क्रोमोसोम में बदलाव ला देते हैं, क्योंकि जीन क्रोमोसोम में स्थित मानी जाती है। इसलिए क्रोमोसोमों के रूपांतर असमानताओं तथा विपथनों को जन्म देते हैं। ऐसे क्रोमोसोमी विपथन कैंसर कोशिकाओं में सामान्यतः देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल क्षार युग्म बेस पेयर के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसे बिंदु उत्परिवर्तन या इंग्लिश में पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन कैसे कहते हैं? डीएनए के एकल क्षार युग्म, एकल क्षार युग्म मतलब कोई एकल क्षार, जैसे न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड उसमें सल्फर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनता है। उसके पेयर के
छोटा सा, बहुत छोटा स्थान है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए का इकाई होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ करके एक बड़ा सा डीएनए अणु बनाते हैं। तो यदि न्यूक्लियोटाइड स्तर पे, बेस स्थान पे अगर कोई चेंजेज होता है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन, यानी एक बिंदु, जैसे ये बिंदु है ना, यहाँ छोटा सा स्थान में चेंजेज हो गया तो उसको पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण है दात्र कोशिका अरक्ता, सिकिल सेल एनीमिया नामक रोग। सिकिल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये अफ्रीकन कंट्री में होता है। सिकिल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट उदाहरण है। कभी कभी पूछा जाता है तो आप लोग इसको बताइएगा कि पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण क्या है, सिकिल सेल एनीमिया नामक रोग। इसमें जो आरबीसी सेल होती है वो हंसिए के आकार की सिकुड़ जाती है। आरबीसी सेल गोल सी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ऐसे मतलब सिकुड़ जाती है, ये हंसिए के आकार की हो जाती है। यानी कि इनका स्थान बहुत सीमित हो जाता है। आरबीसी इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम धारण करने की क्षमता रहती है, इसलिए लोगों में एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया रोग हो जाता है। और एक चीज़ फ़ायदा ये है, ये दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादातर ये होता है इस म्यूटेशन के कारण से। एक फ़ायदा ये है कि ऐसे व्यक्तियों में मलेरिया नामक रोग कभी होता ही नहीं, क्योंकि मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम पैथोजन होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये जो प्रोटोजोवन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यह उस आरबीसी में के लिए उतना स्थान नहीं मिल पाता, इसलिए वो पनप नहीं पाता और अपना संक्रमण फैला नहीं पाता। तो वहाँ पर मलेरिया रोग होता नहीं, लेकिन वो एनीमिया रोग, खून की कमी रहती है उनमें। डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट, ये म्यूटेशन जो है कई प्रकार का होता है। तो एक आपने देखा कि बिंदु परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन, इसका उदाहरण सिकिल सेल एनीमिया। दूसरा है डीएनए के क्षार युग्म, जो क्षार युग्म होते हैं नाइट्रोजनस बेस, उन युग्मों के यदि घट रहा है और जुड़ गया या बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया या घट गया, से उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का, यदि वो एक जोड़ा घट गया टूट करके या और आके कहीं से जुड़ गया तो एक फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, एक स्थान आके के जिसे यहाँ पे एक शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। इसको आप लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना ही जानिए कि म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जो कि डीएनए यानी गुणसूत्र में अचानक परिवर्तन ला देता है। अचानक होने वाले डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक, छोटी सी परिभाषा, डीएनए गुणसूत्र में अचानक होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था, ह्यूगो डी ब्रीज, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, याद रहना चाहिए, पूछा जाता है। इस स्तर पर उत्परिवर्तन की क्रियाविधि की चर्चा विषय परास से बाहर है, अभी यहाँ पर इसकी चर्चा जरूरी नहीं है। उत्परिवर्तनों का जन्म अनेक रासायनिक, अच्छा ये उत्परिवर्तन होते कैसे हैं, इनका जन्म जो होता है बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, रासायनिक केमिकल होते हैं जो वो अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। यानी कि उत्परिवर्तन रासायनिक पदार्थों या भौतिक कारकों द्वारा होता है। इन्हें उत्परिवर्तन जन या म्यूटाजन बोलते हैं। म्यूटाजन वो पदार्थ हैं, म्यूटाजन वो रासायनिक अथवा भौतिक पदार्थ हैं जो किसी भी डीएनए गुणसूत्र में अचानक परिवर्तन ला देते हैं, जिससे उनके जीनोटाइप में चेंजेस तो होगा ही और उनके व्यवहार में, उनके लक्षण में भी दिखते हैं, प्रकट दिखते हैं, उनको होने वाली संतान में ये लक्षण दिखता है। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण जो अल्ट्रावायलेट किरण है जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देते हैं। ये भी एक उत्परिवर्तन जन ही, म्यूटाजन, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन ला देते हैं, गुणसूत्रों को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एक्सरे किरणें भी कुछ हद तक उत्परिवर्तन करती हैं, लेकिन उसका ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता है, लेकिन पराबैंगनी किरणें उत्परिवर्तन करती हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए हैं। अब अगला टॉपिक है आनुवांशिक विकार। ठीक, आनुवांशिक विकार में आपको विशेष रूप से पढ़ना है, 2 आनुवांशिक रोग हैं, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि मानव समाज में वंशागत आनुवांशिक विकार मतलब वे होते हैं जो किसी भी प्रकार के गुणसूत्रों में कमियां आ जाती हैं, यानी कि पुत्र में, संतानों में होने वाले वंशागत विकार को आनुवांशिक विकार कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक
अनुवांशिक विकारों को, वंशागत विकारों को पीढ़ी दर पीढ़ी जाना अनुवांशिक लक्षण अनुवांशिकता कहलाता है। और वह चूँकि वो डिफेक्टिव गुणसूत्र जा रहा है, वंशागत विकार है, तो इसे अनुवांशिक विकार कहते हैं। मानव समाज में वंशागत विकारों की बात बहुत पुराने समय चली आ रही है। कुछ परिवारों में इसके विशेष लक्षण संबंध देखने को मिले हैं। मेंडल के कार्य की पुनः खोज के बाद मानव के लक्षण प्रतिरूपों की वंशागति के विश्लेषण की बात फिर से शुरू हो गई। मटर के पौधे, ये सब मानव में संभव नहीं है, जिस तरह से मटर के पौधों में लक्षण खोज किए गए। तो कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। अगर हम उसके लक्षणों को देखते हैं कई पीढ़ियों तक, तो उसी को वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक प्रतीक दिखाए गए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, वो खैर बहुत जरूरी नहीं है। किसी जीव का प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर स्थित जीन में निहित होता है। ठीक, डीएनए ही आनुवंशिक सूचना का वाहक है और यह बिना किसी परिवर्तन के एक दूसरे से पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यह कभी कभी परिवर्तन, यह जो परिवर्तन हो रहा है, रूपांतरण भी होते रहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन या रूपांतरण को उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहा जाता है। मानव में कई प्रकार के ऐसे विकार पाए गए हैं जिनका संबंध क्रोमोसोम या जिनके रूपांतरण से जोड़ा जाता है। अब मेंडेलियन विकार, जो हीमोफीलिया है और कलर ब्लाइंडनेस है, वो मेंडेलियन विकार के आधार पर है। ठीक है, मेंडेलियन विकार, क्रोमोसोमी विकार एक जैसे हैं, दोनों को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। लेकिन मेंडेलियन विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित हो जाते हैं। ये विकार उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। इस प्रकार के मेंडेलियन विकारों की वंशागति के उदाहरण को किसी प्रकार के वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। मेंडेलियन विकारों के सर्वविदित उदाहरण हीमोफीलिया, सिस्टिक। मेंडेलियन विकार कौन कौन उदाहरण है देखो, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता जिसे कहते हैं हिंदी में, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, थैलासीमिया है। ये सब जो है कि मेंडेलियन विकार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि ये मेंडेलियन विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। साथ ही जैसा कि हीमोफीलिया में होता है कि यह लक्षण लिंग क्रोमोसोम आधारित हो सकता है। हीमोफीलिया में लिंग लक्षण हीमोफीलिया में भी होता है और कलर ब्लाइंडनेस में भी लिंग क्रोमोसोम आधारित होता है। यह स्पष्ट है कि एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण वाहक मादा कैरियर, यानी कि मादा कैरियर मदर से नर संतति को प्राप्त होता है। इस वंशावली का नमूना ऊपर दिखाया गया है, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखलाए गए हैं। ठीक है, हीमोफीलिया तो देखिए आप, इस लिंग संलग्न, इसे सेक्स लिंक्ड कहते हैं, सेक्स लिंक्ड डिजीज। लिंग के संलग्न यानी कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स महिला में और पुरुष में एक्स और वाई होता है, इससे लिंक्ड होता है, वो भी एक्स क्रोमोसोम के साथ। तो इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। इसमें प्रभाव रहित, बिना प्रभाव के प्रभाव रहित वाहक नारी, यानी कि वाहक नारी में हीमोफीलिया के जीन्स पाए जाएंगे, लेकिन वो प्रभावित नहीं होगी। तो एक ही एक्स में होगा तो प्रभावित नहीं होगी। जब तक महिला में दोनों एक्स जीन को कैरी नहीं करते हैं तब तक वो प्रभावित नहीं होती है। एक सिंगल एक्स में है तो प्रभावित होता है। प्रभाव रहित वाहक नारी से नर संतति को रोग का संचार होता है। इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। हीमोफीलिया में जानते हैं कि जो हीमोफीलिया से ग्रसित लोग हैं, यदि उनको चोट लग जाए तो उनका रुधिर स्राव बंद नहीं होता, थक्का नहीं बनता, वो बहता जाता है। रुधिर की हानि, क्षति होने से उनकी मृत्यु तक हो सकती है। तो हीमोफीलिया में जो थक्का बनाने वाला प्रोटीन है वो प्रभावित होता है ऐसे रोगियों में। इस रोग में रुधिर के थक्का बनने में संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद ही नहीं होता। विषम युग्मजी नारी वाहक से, विषम युग्मजी का मतलब ये होता है कि वाहक होगी वो, यानी कि दोनों एक्स जब होंगे तो समयुग्मजी नारी होगी। यहाँ पर सिर्फ डिजीज को लेकर के है, जबकि अगर लिंग से देखा जाए तो वो समगैमेटिक, होमोगैमेटिक होता है। लेकिन ये विषम युग्मजी नारी यानी वाहक है, वो कैरियर है। यह रोग पुत्रों में जाता है। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है, क्योंकि इस प्रकार की नारी
क्या होती है कि माता को कम से कम वाहक और पिता को होमोफिलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होता है। नारी क्यों ऐसी कम नारियां मिलती हैं? इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को होमोफिलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होता है, जो अधिक वय तक जीवित नहीं रह पाता। महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक होमोफिलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की वाहक थी। ठीक, तो इसको समझ लीजिए कैसे। देखिए महारानी विक्टोरिया के वंशावली चार्ट है, वंशावली विश्लेषण। यहाँ पर देखिए मैं अलग से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई है, यहाँ पर एक्स और एक्स। ठीक, अब देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर इसमें माता अगर एक, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है यह एक्स गुणसूत्र हीमोफीलिया जीन, हीमोफीलिया से एक गुणसूत्र संक्रमित है, एक गुणसूत्र हीमोफीलिया वाला है, दूसरा गुणसूत्र वो यदि संक्रमित नहीं है, फ्रेश है, तो इसको बोलेंगे वाहक। क्या बोलेंगे? वाहक। ठीक है, कैरियर, इंग्लिश में कैरियर बोलेंगे, लेकिन ये सामान्य होगी, नॉर्मल बट कैरियर। ये क्या होगी? एकदम नॉर्मल होगी लेकिन कैरियर काम करेगी। और क्योंकि इसमें एक्स गुणसूत्र 2 होते हैं इसलिए एक ही में है तो ये वाहक होगा। यदि इसमें दोनों में पाए जाएंगे तब क्या होगा? तब ये रोग से ग्रसित हो जाएगी। ठीक, रोग से ये ग्रसित, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाएगी। और ऐसे पुत्री, ऐसे नारी, ऐसे महिला की उम्र 11 से 12 साल होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो कोई भी महिला 11-12 साल जिसमें मेंसेस पीरियड शुरू हो गए हैं, तो यदि होमोफीलिया ग्रसित होगी तो वो उसके स्राव, ब्लीडिंग उसके रुकेंगे नहीं और उसकी डेथ हो जाएगी। तो जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, 11-12 साल से या ब्लीडिंग मेंसेस शुरू हो गए हैं, 1-2 बीत गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो होमोफीलिया से ग्रसित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर यदि पुरुष एक एक्स है और ये हीमोफीलिया जीन से प्रभावित है, हीमोफीलिया से ग्रसित है एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो पुत्र है ये ग्रसित, प्रभावित हो जाएगा। यहाँ पर एक ही एक्स है, लेकिन वो अगर हीमोफीलिया जीन से ये प्रभावित है, हीमोफीलिया जीन एक्स वाला है, तो यह पुत्र जो है कि वाहक नहीं होगा, यह बीमार हो जाएगा, हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही एक्स है, अगर एक वाई है। ठीक है, लेकिन महिला में ऐसा नहीं होता। महिला में जब तक दोनों एक्स प्रभावित नहीं होंगे तब तक वो बीमार नहीं होगी, हीमोफिलिक नहीं होगी। एक एक्स होगा तो वो कैरियर का काम करेगी, लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी रहेगी, उसकी कोई लक्षण नहीं दिखेगा, लेकिन वो कैरियर का काम करेगी। वो अपने पुत्रों को या पुत्रियों को देगी। ठीक है, पुत्र को तो प्रभावित कर देगी, पुत्रियों को कैरियर बना देगी। अब यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए ये हमने जो बनाया है कि ये महिला बीमार है, बीमार तो छोड़ दीजिए, बीमार तो है ही नहीं है, इसको इस तरह से करते हैं, एक्स वाई और एक्स और एक्स। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि एक हमने ये ग्रसित कर दिया, एक एक्स को। ठीक है, और यहाँ पर एक ये भी हीमोफिलिक है। अब देखो होने वाली संतान कैसी होगी। यहाँ पर जब इसको क्रॉस कराएंगे इससे, तो ये एक्स और एक्स, यानी कि ये जो पुत्री होगी ये होमोफिलिक हो जाएगी। ठीक, अब इसी एक्स का जब हम दूसरे एक्स से कराते हैं तो एक्स और एक्स, ये जो पुत्री होगी ये क्या होगी? ये यहाँ पर देखो, ये जो एक्स आ रहा है कि ये और एक एक्स, ये दोनों ग्रसित हो गए। और यहाँ पर जो ये एक एक्स आ रहा है इधर से, ये पुरुष की तरफ से, और इधर से माता से आ रहा है, तो ये जो स्त्री होगी ये क्या होगी? ये कैरियर का काम करेगी, वाहक का काम करेगी, हीमोफिलिक नहीं होगी। यहीं पर अब वाई वाला देख लीजिए, ये एक्स ये जो है कि ग्रसित है, और वाई ये जो पुत्र क्या होगा? हीमोफिलिक हो गया। पुत्र हीमोफिलिक हो गया, एक एक्स प्रभावित हो गया तो ये पूरा हीमोफिलिक हो गया। ये कैरियर नहीं होता, पुत्र कैरियर नहीं होता, जब भी होगा तो पूरी तरह से बीमारी होगा। तो महिलाएं जो होती हैं अपनी पुत्रियों को बचा देती हैं, यदि पुरुष नॉर्मल है, हीमोफिलिक नहीं है, तब बचा देंगी। यदि पुरुष हीमोफिलिक है तब पुत्री एक पूरी तरह से हीमोफिलिक होगी और एक कैरियर का काम करेगी। और यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, एक्स और वाई, यानी कि एक पुत्र पूरी तरह से बच गया, एक पुत्र बीमार हो गया, हीमोफिलिक से ग्रसित हो गया, एक पुत्री हीमोफिलिक से कैरियर का काम करेगी और एक पुत्री हीमोफिलिक से पूरी तरह से ग्रसित है।
तो इस तरह से हीमोफीलिया का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। ठीक है। अब वर्णांधता, दूसरी बीमारी है वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस रोगियों को लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। यह भी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, जैसी तरह से हीमोफीलिया है। यह विकार लाल तथा हरे वर्ण संवेदी संघ के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। परिणामतः व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद पहचान नहीं कर पाता। यह विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों के परिवर्तन के कारण आता है। लगभग 8% पुरुष एवं मात्र 0.4% नारी में यह विकार पाया जाता है। ठीक। इसका कारण लाल हरी वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीनों का एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होना। नर पुरुष की कोशिकाओं में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, परंतु नारियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी ऐसे जीन की वाहक नारी के पुत्र के वर्णांध होने की संभावना 50% है, क्योंकि एक्स संलग्न जीन अप्रभावी है। अतः विषम युग्मजी जननी स्वयं वर्णांध नहीं होती है, करियर होती है। इसका अर्थ यह है कि इसका प्रभाव दूसरे विकल्पी अलील के प्रभावी होने के कारण निरुद्ध हो जाता है। पुत्री मादा संतति जो होती है वो सामान्यतः वर्णांध नहीं होगी, जब तक कि माँ वाहक एवं पिता वर्णांध न हो। ठीक है। सेम उसी तरह से जिस तरह से स्थानांतरण हीमोफीलिया में होता है, उसी तरह से कलर ब्लाइंडनेस में भी होता है। वहाँ पर आप जो जीन दिखा रहे हैं कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया का, यहाँ पर आप कलर ब्लाइंडनेस का दिखा सकते हैं। सेम उसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता रहता है। अब जो सिकल सेल एनीमिया है, यह एक अलिंग क्रोमोसोम है। कैसा है ये? अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है। याद, अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है। कौन सा? ये सिकल सेल एनीमिया। और जो ये होता है वर्णांधता, ये लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। यही चीज़ याद करने वाली है, पूछा जाता है परीक्षा में। वर्णांधता क्या है? लिंग संलग्न अप्रभावी है विकार है, और यह अलिंग, ये सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं होता, यानी कि 22 जोड़े जो ऑटोसोम होते हैं उनमें प्रभावित होता है गुणसूत्र। उसी तरह से ये जो लिंग संलग्न है, और इसी तरह से ये भी होता है हीमोफीलिया लिंग संलग्न। यानी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों लिंग संलग्न अप्रभावी विकार हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं? लिंग संलग्न अप्रभावी विकार हैं। और इसमें अलिंग क्रोमोसोम में अलिंग क्रोमोसोम, यानी कि सिकल सेल एनीमिया में अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण है, जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। तभी प्रवेश करेगा जब दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं, यानी विषम युग्मजीव होंगे। इस रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ा HBA और HBS करता है। रोग का लक्षण फिनोटाइप 3 संभव जीनोटाइपों में से केवल HBS वाले समयुग्मकी व्यक्तियों में दर्शित होता है। विषम युग्म की HBA/HBS व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं, परंतु वे रोग के वाहक होते हैं। उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने की 50% संभावना, अर्थात दात्र कोशिका लक्षण आने की होती है। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला की 6ठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल, इसे GLU लिखते हैं, ग्लूटामिक अम्ल की वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन है। ग्लूटामिक अम्ल की वैलिन द्वारा उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के 6ठे कोडोन में GAG या GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है, और जिसके कारण RBC का आकार द्विअवतल बिंब से बदलकर दात्राकार हाशिए के आकार हो जाता है। ये हमने आपको बता दिया। एक और ये परीक्षा में पूछा जाता है फिनाइलकीटोनुरिया। यह जन्मजात उपापचयी त्रुटि, ये कैसा है? ये जन्मजात उपापचयी त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति वंशागति प्रदर्शित करती है। ये कैसा है? ये जन्मजात उपापचयी त्रुटि, वो भी अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी, यानी कि सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया अलिंग क्रोमोसोम वाले हैं, जबकि ऊपर वाले जो हैं लिंग संलग्न वाले होते हैं अप्रभावी। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को, यहाँ पर याद रखें, रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनिन एकत्रित होता जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदलता जाता है। इनके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता हो जाती है। वृक्क द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण ये मूत्र के साथ उत्सर्जित होते जाते हैं। ठीक है, तो पेशाब के साथ ये
निकलते जाते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया है ये सिकल सेल एनीमिया। देखिए आप, ये देखिए हीमोग्लोबिन, सामान्य हीमोग्लोबिन जीन, और ये सिकल सेल एनीमिया कैसे सिकुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, ये ऐसे सिकुड़ जाते हैं। तो इसको आपने समझा। थैलासीमिया, ये भी एक आनुवंशिक विकार है, यह भी एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है, यह रक्त विकार है। अभी आपने फिनाइलकीटोनुरिया उपापचयी विकार है और यह रक्त का विकार है, लेकिन अलिंग क्रोमोसोम। तो सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, और अभी आपने इसके पहले जो पढ़ा है वो भी क्या है, वो अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी, ठीक है। फिनाइलकीटोनुरिया, थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी, एक फिनाइलकीटोनुरिया उपापचयी विकार है और ये जबकि थैलासीमिया रक्त विकार है, जो जनकों से संतति को वंशानुगत प्राप्त होता है, जबकि जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक अथवा विषमयुग्मजीवी होने के कारण अप्रभावित रहते हैं। यह विकार या तो उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला अल्फा एवं बीटा की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। परिणामतः विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है तथा रक्ताल्पता एनीमिया हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एनीमिया हो जाती है, जो इस रोग का अभिलक्षण है। तो थैलासीमिया में एनीमिया हो जाती है क्योंकि उसके जो श्रृंखला है अल्फा और बीटा संश्लेषण दर में कमी आ जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन विकृत हो जाता है, मतलब सही नहीं, नॉर्मल नहीं रहता, एब नॉर्मल हो जाता है, क्या संश्लेषण उसका। थैलासीमिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई। अल्फा थैलासीमिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि बीटा थैलासीमिया में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला प्रभावित होती है। अल्फा थैलासीमिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 16 पर 2 सन्निकट लग्न जीन HBA1 तथा HBA2 द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह 4 विकल्पीय एलील जीनों में से किसी एक अथवा अधिक जीनों के उत्परिवर्तन अथवा विलोपन यदि हट जाने के कारण अभिलक्षित होता है। जितने अधिक जीन प्रभावित होंगे उतने ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होगा, जबकि बीटा थैलासीमिया प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 11 स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह रोग एक अथवा दोनों जनों के उत्परिवर्तन के कारण होता है। थैलेसीमिया विकार दात्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया रोग से इस रूप में विभिन्न होता है कि पहले वाला रोग एक परिणामात्मक समस्या है जिसमें ग्लोबिन अणु अत्यल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं, जबकि दूसरा विकृत ग्लोबिन संश्लेषण की गुणात्मक समस्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमी विकार परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरी तरफ एक या अधिक क्रोमोसोमों की अनुपस्थिति या अधिकता या असमान विन्यास क्रोमोसोमी विकारों के कारण होते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। इसे असगुणता या एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। क्या होती है एन्यूप्लॉइडी, किसे कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी की परिभाषा है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है, तो इसे असुगुणता या एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। जैसे 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम क्या है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है। इसी प्रकार एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में 46 गुणसूत्र की जगह 45 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, उसमें एक गुणसूत्र एक नहीं होता, तो 45 गुणसूत्र होते हैं। जबकि डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र देखो बढ़ रहा है, तो इसमें 46 की बजाय 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। कोशिका द्रव्य विभाजन न होने सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है। इसे बहुगुणता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी की परिभाषा क्या है? कोशिका द्रव्य विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय, एक पूरा सेट अधिक हो जाता है, जिसे बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यह अवस्था प्रायः पौधों में पाई जाती है। मानव में क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 यानी कि 23 जोड़े होते हैं, जानते हैं, जिनमें से 22 जोड़े अलिंग सूत्र होते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, और एक जोड़ा लिंग सूत्र जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बालक है यह डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। डाउन सिंड्रोम की पहचान होती है एक सिर चपटा, ठीक है, सिर चपटा होगा। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि इसमें जो लक्षण होते हैं देख रहे हैं, बड़ी झुर्रीदार जीभ होती है, चौड़ा चपटा चेहरा होता है, सिर का चपटा
पिछला भाग, अंगुलियों के सिरों पर अनेक लूप, हथेली, क्रीज, जन्मजात हृदय रोग। और इनकी जो उम्र होती है 18, मैक्सिमम 18 साल, 18 से 20 साल अधिकतम, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनका विकास बहुत मंद गति से होता है, मंद बुद्धि के बालक होते हैं। 5-6 साल बाद ये खड़े होना सीखते हैं और 8-10 साल लग जाते हैं इनको बोलने में, अस्पष्ट भाषा नहीं निकलती है। तो इनका जो गुणसूत्र होता है वो 2n+1 यानी कि 47 हो जाता है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो औसतन 700 नवजात शिशुओं में से कोई एक इस सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम वाला होता है। हमने बताया कि इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होता है 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, यानी कि ट्राइसोमी, ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, मैंने बताया कि मंद बुद्धि वाले होते हैं, छोटे कद के होते हैं और 16, 17 या 18 साल तक इनकी मृत्यु हो जाती है। इनमें केवल 8% ही 40 वर्ष तक आयु तक जीवित रहते हैं। केवल 8% इसमें से 40 वर्ष तक जी सकते हैं, अन्यथा अधिकांश मर जाते हैं। सिर गोल, गर्दन मोटी, त्वचा खुरदुरी, जीभ मोटी, अंगुलियां ठूठदार, मुख खुला, आंखें तिरछी, पलके मंगोलों की भांति। इसलिए डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन बोलते हैं, मंगोलिज्म। ठीक है, डाउन सिंड्रोम को हिंदी में मंगोलिज्म बोलते हैं, क्योंकि मंगोलियन की भांति ये दिखते हैं, इसलिए इनको मंगोली जड़ता, मंगोलिड जड़ता भी कहते हैं। इन सिंड्रोम में जननांग सामान्य लेकिन पुरुष नपुंसक होते हैं। इनमें जो पुरुष होते हैं वो नपुंसक होते हैं, यानी कि संतान उत्पन्न करने के लायक नहीं होते। ठीक है, तो ये इनके लक्षण हैं। व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है, यह उन्हें बता दिया। या कभी कभी जोड़े की कमी हो जाती है। इन स्थितियों में क्रमशः द्विअधिसूत्री, टेट्रासोमी या नलसोमी कहा जाता है। ऐसी स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति को गंभीर रोग हो जाता है। क्रोमोसोमी विकारों का उदाहरण डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा। जो अभी यहाँ पर देखा कि टेट्रासोमी या नलसोमी, टेट्रासोमी में यानी कि बढ़ जाता है, नलसोमी में यानी कि घट जाता है, कोई नहीं बढ़ोतरी होती है, गुणसूत्रों का सेट ही। तो आपने ये देखा कि कभी कभी बिरले ही सही व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है, या कभी एक जोड़े की कमी हो जाती है। अगर एक जोड़ा शामिल हो गया तो टेट्रासोमी हो गया, और एक जोड़ा कमी हो गई तो उसको नलसोमी, नल मतलब 0। इन स्थितियों को क्रमशः इसी नाम से जाना जाता है, टेट्रासोमी, नलसोमी। ऐसी स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति में गंभीर रोग हो जाते हैं। इसी को क्रोमोसोमी विकार कहा जाता है। क्रोमोसोमी विकार, क्रोमोसोमी एबनॉर्मेलिटी। ये एबनॉर्मेलिटी एक देखा है आपने कि डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म। अब अगला है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम यहाँ पर थोड़ा सा और बता दिया गया है। डाउन सिंड्रोम, फिर क्लेनफेल्टर, फिर टर्नर बाद में बताते हैं। डाउन सिंड्रोम इस आनुवंशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना। ठीक है, 21वें प्रति का आ जाना, जिसे 21वीं की त्रिसूत्रता या इसे ट्राइसोमी ऑफ 21वां गुणसूत्र। इस विकार को सर्वप्रथम लैंगडम डाउन ने खोजा था। लैंगडम डाउन, उन्हीं के नाम पर डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। रोगी व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोले सिर का होता है, ये हमने बता दिया पूरा, लक्षण आपने देख लिया इसके। अब देखिए मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम दूसरा, ये देखिए ये जो फिगर बना है ये क्लेनफेल्टर उदाहरण है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र अधिक हो जाता है, यानी कि 46 की जगह एक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है। और इसलिए ऐसे जो 47वां मतलब केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। इसके लक्षण दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होता है, ये पुरुष है, पुरुष के कमर से नीचे ये पुरुष जैसा होता है, इसमें नर जननांग, टेस्टिस, पेनिस वगैरह होते हैं, लेकिन पुरुष इसके ऊपर जो होते हैं देखिए स्तन का विकास पूरा हो जाता है। ठीक है, महिलाओं की तरह स्तन के विकास होते हैं, नहीं इसको गायनेकोमास्टिज्म बोलते हैं। महिलाओं में भी होता है, महिलाएं छोटे कद की होती हैं। ठीक है, तो इनके लक्षण डिटेल में देख लीजिए। जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं इनमें लिंग गुणसूत्र के 2 के बजाय 3 प्रायः XXY होते हैं, अतः ये लिंग गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक होते हैं। 2n+1 या इसको 44 + XXY भी लिखा जाता है। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लगभग समान पुरुषों जैसा होता है, लेकिन एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण वृषण जो टेस्टिस है, इसका नर जननांग तथा अन्य जननांग छोटे होते हैं और शुक्राणु स्पर्म भी नहीं बनते हैं।
अतः ये सिंड्रोम भी नपुंसक होते हैं। क्लिनफेल्टर वाले जो पुरुष हैं या महिलाएं हैं वो नपुंसक होते हैं। प्रायः इनमें स्त्रियों जैसे स्तनों का विकास हो जाता है, जिसको गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। और स्तन 500 पुरुषों में एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होते हैं उनमें लिंग गुणसूत्र XYY या 3 से अधिक, कभी कभी XXXY या कभी कभी 4XY इस तरह से होते हैं। तो XYY, अगर X के साथ YY 2 Y आ गया तो वाले सिंड्रोम लंबे होंगे, बहुत लंबे। देखिए इसमें लंबा दिख रहा है पुरुष, लंबे, बुद्धू होंगे, मूर्ख तरह से, कामुक होंगे, कामुक मतलब काम वासना, और गुस्सैल स्वभाव के होंगे, उग्र स्वभाव के, अति सुपर मेल, इनको सुपर मेल कहा जाता है। इनके विपरीत यदि महिला है तो सुपर फीमेल, उनमें क्या होगा XXX, XXX, प्रायः सामान्य तथा फर्टाइल होती है। महिलाएं जो होती हैं वो फर्टाइल होती हैं परंतु बुद्धू होती हैं। 2 या 2 से अधिक X गुणसूत्र वाले सब नर नपुंसक होते हैं। यदि 2 X गुणसूत्र हो गया पुरुष में तो वो क्या होंगे, नपुंसक होंगे, कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के लक्षण देखे, उदाहरण देख लिए। ऐसे व्यक्ति ये पूरा देख लिया, पुरुष जो होता है कि स्तन निकलता है, गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इस विकार के कारण एक X क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 46 की जगह 45 क्रोमोसोम X0 स्थिति होती है। ऐसी स्त्रियां, नारियां जो होती हैं बाँझ होती हैं, यानी कि संतान उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि इनके अंडाशय बहुत कम विकसित होते हैं, अल्पवर्धित होते हैं, और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी अभाव होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में और भी लक्षण क्या होते हैं, ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें कि लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक X गुणसूत्र उपस्थित होता है। अतः ये लिंग गुणसूत्रों के लिए एकल सूत्री अर्थात मोनोसोमिक 2n-1 44 + X होती हैं, मोनोसोमिक। औसतन 5000 स्त्रियों में से एक टर्नर सिंड्रोम होती है। इनका स्त्री रूप पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होता, यानी कि स्त्री जैसे ये पूरी तरह से दिखते नहीं हैं। कद छोटा होगा, जननांग अल्प विकसित होंगे, जो उनके नर जननांग, मादा जननांग होते हैं, अंडाशय जिसे कहते हैं, वो बहुत कम विकसित होते हैं। स्तनों का विकास नहीं होता है, जिसके कारण इनके वक्ष जो सीने होते हैं वो चपटे होते हैं, इनके स्तन विकसित ही नहीं होता, चपटे होते हैं। और जनद जो अंडाशय है वो अनुपस्थित होगा, या तो होगा तो बहुत कम, अर्ध विकसित होगा। मासिक धर्म भी इसमें, मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होता। इस प्रकार ये स्त्रियां नपुंसक होती हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा और उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ओके।